वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं इंग्लिश लिटरेचर की आज की इस क्लास में। और बड़े ही धाकड़ तरीके से, बड़े ही एक प्रकार से इंफॉर्मेटिव तरीके से आपको बताने का प्रयास रहेगा मेरा। हालांकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ना मैं इंग्लिश जानता हूं, लेकिन फिर भी आपका प्यार मुझे खींच लाया और आपके लगातार व्हाट्सएप खोलो, वहाँ पर फेसबुक खोलो, वहाँ पर इंस्टाग्राम खोलो, यहाँ तक कि कमेंट बॉक्स तो पूरा का पूरा भरा पड़ा है। और लगभग मेरे पास लगभग 50 से 60 लोगों ने फ़ोन भी किया सुबह से लेकर के अब तक। कल से ही बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर जी इंग्लिश का बता दीजिए। हालांकि उनको मैंने, और एक चैनल है, अपना ही चैनल है, हमारे गुरु जी हैं उस पर जो है वो पढ़ाते हैं, इंग्लिश के गुरु चैनल है वो, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर इंग्लिश से संबंधित कंटेंट आपको आने वाले समय मिलता रहेगा। और बाकी उस पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं गुरु जी, ठीक है, वो मेरे गुरु जी हैं, ठीक। तो इंग्लिश के ही मास्टर हैं खास करके। तो उन्होंने इंग्लिश का वर्ल्ड पेपर आपको दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हम चर्चा करेंगे। इंग्लिश का जो बीए सेकंड सेमेस्टर में आपका पोर्शन शामिल है, उसमें क्या शामिल किया गया है, रीडिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री। यानी इंग्लिश पोएट्री में एक प्रकार से जो फॉर्म्स होते हैं, मैंने सिलेबस बता दिया ऑलरेडी। सिलेबस जिनको नहीं पता वो देख लीजिएगा, सिलेबस में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दी है। तो देखिए सिलेबस में मैंने जो है जैसे कि कुछ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होते हैं, जैसे कि कविता के रूप, जैसे कि हो गया सोनेट, हो गया एलिगी, हो गया ओड, हो गया एपिक, हो गया ब्लेड, हो गया, ठीक है, लिरिक हो गया, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, फिर एलेगोरी हो गई। इन सभी से प्रश्न आपके जो है ये सब कविता के रूप है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं। यहाँ से प्रश्न एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें पढ़ना है हमको। इसके अलावा और तमाम सारी चीज़ें मैंने बताया था आपको, जैसे कि जो है हेरोइक कैपलेट हो गया, या फिर ब्लैंक वर्स हो गया, या फिर एक प्रकार से ट्रेज रीमा होगा, ट्रेजा रीमा, इसी प्रकार से स्टेंजा वगैरह को लेकर के प्रश्न आता है, या इसी प्रकार से। तो ये कुछ स्टेंजा फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना था। कुछ पोएटिक डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में, जो काव्यात्मक उपकरण होते हैं उनके बारे में हमको, जैसे कि टोन हो गया, कविता का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है, उसकी थीम क्या होनी चाहिए, राइम क्या है, रिदम क्या है, ठीक है, ये सब चीज, स्कीम क्या है, ठीक है, राइम स्कीम जिसको बोलते हैं, कविता की योजना कैसी होनी। तो इन सभी पर चर्चा ऑलरेडी हम करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप देखिएगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं चर्चा करूंगा। यहाँ सबसे प्रश्न आते हैं। और बाकी आप में तमाम सारे कवि संकलित हैं, उनके बारे में जो पोएट हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन हो गए। अच्छा, विलियम शेक्सपियर या जॉन मिल्टन, दोनों में से एक से ही प्रश्न आते हैं लगातार, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों में से एक ही को पढ़ना, चाहे आप जो है लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स पढ़िएगा, सोनेट नंबर 116, जो कि विलियम शेक्सपियर का है, चाहे आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ना है, जो कि इनका है, जॉन मिल्टन का, ठीक है, ये है। इसके अलावा जॉन डन हो गए, अलेक्जेंडर पोप हो गए, थॉमस ग्रे हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन कीट्स हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, एलिजाबेथ बैरेट है। अच्छा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या एलिजाबेथ बैरेट ब्रॉबनिंग, इन दोनों में से किसी एक को ही पढ़ना है। इसके अलावा मैथ्यू आर्नल्ड, रॉबर्ट ब्रॉबनिंग और एलिजाबेथ ब्रॉबनिंग, ये पति पत्नी हैं। इसके अलावा टी.एस. एलियट, W.B. यीट्स हो गए, फिलिप लार्किन हो गए, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा फिर इसके और भी चीज़ों के बारे में हमको जानना है, तो ये सब आपको जनरली पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपके कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से SMS आने के बाद में इतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा कि इंग्लिश जैसे एक प्रकार से जो मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लगता है उसको पढ़ाने के लिए मैं आ चुका हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा नहीं। थोड़ा सा एक सजेशन, एक सुझाव आपको देना चाहूँगा कि आपकी परीक्षा में क्या क्या आ सकते हैं। मैं कोई इंग्लिश का मास्टर नहीं हूँ, ना इंग्लिश में जानता हूँ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत, जो थोड़ा सा आपसे सीनियर हूँ, आपसे बड़ा हूँ, अनुभव में थोड़ा सा हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। बहुत सारे हमारे बंधु हैं जो हमसे बड़े हैं, तो कुल मिलाकर के जो बड़े हैं उनको सादर प्रणाम रहता है मेरा हमेशा। छोटे हैं उनके लिए सुझाव आशीर्वाद रहता है। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने 15 अगस्त अच्छे तरीके से मनाया होगा अपने अपने पुराने स्कूल से में जा करके, या अपने कॉलेज में जिनको मनाया गया होगा, तो वहाँ पर वैसे तो अब की बार 15 अगस्त मनाने में मज़ा आ गया, एकदम से धुआं धुआं हो गया, बहुत ज़बरदस्त। आज लगा कि हाँ भारतीयता जगी है लोगों में, ठीक। तो जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चलिए बात करते हैं इसी पंक्तियों के साथ बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश यानी रीडिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री के बारे में चर्चा करते हैं। एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने का प्रयास रहेगा। देखिए इतना ज़्यादा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था कि एक प्रकार से इस पर थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह हो नहीं पाई इसकी, और इसे डायरेक्ट हम आए जो है लगातार जो है ये था कि आपको किस तरीके से कुछ देना है, तो बस देना है, ठीक। देखिए चलिए हम प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए। देखिए
बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर 2022-23 इंग्लिश का ये एक प्रकार से क्वेश्चन पे मतलब कि मॉडल पेपर रीडिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर खंड आ। अब देखिए जल्दीबाजी में खंड आ लिख गया, लिखना था मुझको सेक्शन ए, लेकिन लिख गया क्या खंड आ। चलिए, तो 50 शब्दों में आपको लिखना है, यानी कि 50 वर्ड्स में इन प्रश्नों के उत्तर। ऑल क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, वो भी आता है आपको, जैसे कि जो रिफरेंस कॉन्स्ट्रक्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन वगैरह होता है वो भी आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हर एक टॉपिक से आता है, तो उसमें 3-4 आते हैं, तो 2 मतलब कि लगभग 4 आते हैं, तो उनमें से 2 जाहिर सी बात है आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई कि व्हाट इज ओड। ओड क्या है, ओड के बारे में पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज ओड। तो आइए हम थोड़ा सा इसके प्रश्न के उत्तर को भी हमने लिखने का प्रयास किया है, उसको भी आपको दिखाने का प्रयास साथ ही साथ करेंगे, ताकि आप क्वेश्चन का उत्तर भी यानी आंसर भी देख लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि व्हाट इज ओड। ओड क्या है भाई, ओड को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा ओड क्या है। ठीक है, ओड को समझिए थोड़ा सा। ठीक, ओड क्या है बताइए सभी लोग, ओड क्या है। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से बताओ व्हाट इज ओड, ओड क्या होता है बताएं, ओड किसे कहते हैं। तो देखिए, द ओड इज जर्नली एड्रेसेड डायरेक्टली टू द थिंग it deals with, but we must remember that the ode is not the only form of poetry which possesses these characteristics। यानी कि एक प्रकार से ओड की अगर हम बात करें, इसको लेकर के मैंने हिंदी में भी आपके समक्ष कंटेंट देने का प्रयास किया है। आइए उस पर चर्चा करते हैं, आपका ये जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा अगर आपने ओड को समझ लिया तो निश्चित तौर पर आप अंग्रेजी में आसानी से उसको लिख पाएंगे। थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे ओड का परिचय, ओड होता क्या है। तो ओड की अगर हम बात करें भाई, ओड की अगर हम बात करें तो ओड जो होता है इसका अर्थ होता है संबोधन गीत। संबोधन गीत मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति या स्थान जिसके बारे में हम किसी चीज को संबोधित करके जब हम कोई वाक्य या वक्तव्य कहते हैं, तो उस प्रकार की प्रकार से जो है चीजें जो होती हैं, तो उस प्रकार का गीत तो संबोधन गीत जिसको हम कहते हैं। ठीक, यह एक गंभीर शैली से लिखा गया विस्तृत गीत होता है, एक बड़ा गीत होता है। ठीक, इसके अलावा यह कवि जो होता है किसी तीव्र अभिलाषा को जो उसके मन में चल रही होती हैं उसको व्यक्त करता है, अथवा एक ऐसा जटिल गीत होता है जिसमें क्या होता है, जो किसी मानवीकरण युक्त वस्तु, विचार आदि अथवा किसी आदरणीय व्यक्ति, कोई देवता, इन सभी के प्रति संबोधित होता है। जैसे आप देखते हैं कि जैसे गणपति बप्पा मोरया, आगे की लाइन मैंने कहना चाहूँगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को संबोधित, किसी वस्तु को संबोधित जो कि एक प्रकार से पर्टिकुलर मतलब हो और फेमस चीजें हो। ठीक है, तो उसके बारे में तो यहाँ पर ये चीजें होती हैं। तो ये हो गया, जैसे किसी देवता के प्रति किसी कोई आदरणीय व्यक्ति आता है तो उसको संबोधित करके हम कुछ कहते हैं ना, जैसे आज 15 अगस्त रहा होगा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा संबोधन सुना होगा लोगों के। ठीक, तो उसी प्रकार से जब उसको काव्य शैली प्राप्त हो जाती है उस प्रकार के संबोधनात्मक जो है विचारों को, तो वही एक प्रकार से बन जाता है क्या, आपका ओड। ठीक है, आगे देखिएगा, तो इसे अभिलाषा गीत भी हम कह सकते हैं अथवा संबोधन गीत कह सकते हैं। जैसा इसका भाव हो कहा मतलब कि भाव हो कहा मतलब कि भाव हो सकता है, कहा जाता है संबोधन गीत में कवि अपनी अभिलाषा को संबोधित व्यक्ति या वस्तु के सामने प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करता है कि मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, या आप मतलब उसको कि मैं आपको संबोधन करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके सामने बड़े विनम्रता पूर्वक, ठीक है, आदरपूर्वक, रिक्वेस्टफुली। ओके, तो इस प्रकार ओड एक परिष्कृत विस्तृत गीत होता है जिसमें कवि जो होता है अपनी अभिलाषा अपने पाठकों के सामने अथवा किसी मानवीकरण युक्त व्यक्ति, वस्तु, इन सभी के समक्ष रखता है और उसके प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करता है हम लोगों के समक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें आपके समझ में आ गई ओड के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई, अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष देखेंगे, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिएगा सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है, देखिए इसके उत्तर को भी हमने लिखने का प्रयास किया है, आप लोग देखिएगा। प्रश्न है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द लिरिक्स ऑफ शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के गीतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या दीजिए या टिप्पणी लिखिए। वैसे दीजिए टिप्पणी देना नहीं होता है, टिप्पणी लिखना होता है। ठीक, तो राइट अ ब्रीफ आपको लिखना ही है। ठीक है, तो राइट अ ब्रीफ, ब्रीफ माने क्या होता है, संक्षिप्त। ठीक, और आपको क्या करना, नोट एक प्रकार से टिप्पणी लिखनी किस पर, लिरिक्स ऑफ शेक्सपियर। लिरिक्स माने क्या होता है, गीत,
तो उनके गीत जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए, तो उन पर टिप्पणी आपको करनी है। तो क्या है, शेक्सपियर्स सॉन्ग्स आर मोस्ट ओरिजिनल एंड स्पॉन्टेनियस, यानी कि शेक्सपियर के गीत जो हैं एक प्रकार से मौलिक हैं, अपने आप में सबसे मौलिक बोल सकते हैं आप, और सहज है, सहजता से हमारे समक्ष मतलब समझ में आ जाता है। इसके अलावा दे आर द जो है रिचेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, यानी कि एक प्रकार से रिचेस्ट मतलब होता है एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक प्रकार रिचेस्ट माने होता है अमीरी, तो अमीरी मतलब धन की अमीरी नहीं, यहाँ पर ये उस प्रकार की अमीरी की बात यहाँ पर कर रहा है, एक प्रकार से की जा रही है कि वो एक प्रकार से प्रकृति वर्णन करने में एक प्रकार से मितव्ययिता नहीं अपनाते हैं, प्रकृति का वर्णन खूब धड़ल्ले के साथ करते हैं, मतलब कि उसमें जितने शब्दों का समावेश करना होता है करते, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो शेक्सपियर के गीत क्या हैं, सबसे मौलिक हैं, इसके अलावा सहज हैं, लोगों के समझ में आ जाते हैं, और प्रकृति का वर्णन जो है उनमें सबसे अधिक आप देख सकते हैं, और प्रकृति वर्णन में एक प्रकार से माहिर माने जाते हैं शेक्सपियर। ओके, अ फ्रेश एंड जो है रस्टिक रियलिज्म रन्स थ्रू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, यानी कि आप जब देखिएगा शेक्सपियर के गीतों को तो उसमें आप देखेंगे देहाती चीज़ों के बारे में, ठीक है, ताज़ा और एक प्रकार से जो ताजगी का एक प्रकार से आपको लगेगा, थोड़ा सा ताजगी टाइप की गीत, यानी कि जैसे देहात में जो हवाएं चलती लगती है कि ये ऐसी हवाएं हैं जो कि ताज़ी हवाएं हैं, अभी पेड़मक बगलिए से निकली हैं और अभी तुरंत हमारे यहाँ पर लग गई सीने पर आकर के, तो एक प्रकार से ये लग रहा है कि अभी पेड़ से निकली हवा हमारे पास आ गई, तो ताज़ी हवा। तो इस प्रकार से प्रकृति की ताजगी का वर्णन करने के लिए माहिर कहीं ना कहीं पे हैं कौन, अपने शेक्सपियर आपके, ठीक। तो इस प्रकार से शेक्सपियर के जो कविताएं हैं, जो इनके जो लिरिक्स हैं, उन लिरिक्स में जब आप इनके टटोलेंगे तो दे आर रिस्टिक रियलिस्ट, रस्टिक माने होता है देहाती एक प्रकार से, रियलिस्टिक माने होता है यथार्थवादी, ठीक है। तो रस्टिक माने देहाती दृष्टिकोण, रियलिस्टिक माने आपका यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना इन्होंने अपनी कविताओं को, एंड मोस्ट सिंसियर इन दियर इमोशंस, यानी कि वो एक प्रकार से बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं अपनी गीतों में। तो ये हो गया शेक्सपियर के लिरिक्स के बारे में कुछ ब्रीफ टिप्पणी, ब्रीफ नोट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो ये हो गया, ये प्रश्न आपसे सेकंड प्रश्न ये है, ठीक। इसके अलावा देखते हैं, बात करते हैं थर्ड प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है भैया मेरे, देखिए सभी लोग, तीसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एलेगोरी। एलेगोरी मतलब एक प्रकार से रूपक, एक तरीके से जिसको आप बोलते हैं, ये एलेगोरी जो होता है एक प्रकार से ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, कविता का एक रूप होता है, कविता का एक फॉर्म होता है पोएट्री का, कौन, एलेगोरी, ठीक है। जैसे कविता के कई रूप होते हैं, जैसे सोनेट हो गया, एलिगी हो गया, ओड हो गया, एपिक, बैलेड, ठीक है, ब्लेड या लिरिक हो गया, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, ठीक है, एलेगोरी, ये सब एक प्रकार से ये गीत के एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे फॉर्म्स हैं, गीत के रूप हैं, कविता के रूप हैं, ठीक, गीत के रूप नहीं, कविता के रूप कहना उचित होगा, मतलब कि जो एक प्रकार से पोएट्री होती है उसके रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो वही पूछा जा रहा है कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक। तो क्या जानते हैं भाई, ओरिजिनली एलेगोरी इज अ ग्रीक वर्ड and means speaking of one thing under the image of another, यानी कह रहा है कि ओरिजिनली एलेगोरी, यानी कि अगर हम बात करें इसके बारे में मूल रूप से, ओरिजिनली माने मूल रूप से, वास्तविक रूप से, तो मूल रूप से या वास्तविक रूप से जो एक प्रकार से एलेगोरी होती है, यानी कि जिसको आप रूपक भी बोल सकते हो एक प्रकार से, लेकिन उतना ज़्यादा उचित ना होगा, अंग्रेजी में समझिए एलेगोरी। एलेगोरी जो होता है एक प्रकार से, इसकी बात की तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। इसका मीन्स यानी इसका मतलब होता है स्पीकिंग ऑफ वन थिंग अंडर द इमेज ऑफ अनदर, यानी इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि एक चीज को दूसरी चीज की जो परछाई होती है, जो छवि होती है, उसके तहत बोलना। यानी कोई एक चीज है, अगर उसका हम वर्णन कर रहे हैं तो किसी दूसरी चीज की आड़ में उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि आप प्रकृति का वर्णन कर रहे होते हैं तो उसमें कहते हैं कि प्रकृति जो है एक प्रकार से उतर रही संध्या सुंदरी सी। आप पंत की कविताओं को कभी पढ़िएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं हिंदी साहित्य में। तो जब पंत को पढ़ेंगे तो प्रकृति का इतना मनोरम वर्णन आप ना तो अंग्रेजी साहित्य में देखिएगा
और ना ही आप अलग अन्य साहित्य में देखेंगे। प्रकृति का जिस प्रकार से उदात्त रूप में वर्णन करने का प्रयास, प्रकृति के दोनों रूपों का, आलंबन और उद्दीपक दोनों रूपों का प्रयोग करने का प्रयास जो पंत में मिलता है वो शायद अलग कहीं पर मिलता हो। तो आप जब देखिएगा एलोगोरी जो होता है कहीं ना कहीं पे, जब हम क्या करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि हरिपद कोमल कमल से, जिस प्रकार से रूपक अलंकार आप पढ़ते होंगे, रूपक अलंकार में होता क्या है कि किसी की आड़ में हम रह करके किसी चीज की बड़ाई करते हैं। हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जो हरि का पद है भगवान का वो कमल के समान है, या इसी प्रकार से। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि तुलना की जाती है, जैसे कि कहा नहीं जाता है कि जैसे औरतों की जो चाल या कहीं ना कहीं पे आप देखते तो औरतों की जो आंखें होती हैं मृग से तुलना की जाती है कि मृग नयनी है, मृग के समान आंखें हैं। ठीक, अभी कह दो जानवर के समान आंखें तो चिड़ मतलब गुस्सा आएगा, लेकिन मृग नयनी बोलोगे तो अच्छी बात है। ठीक, तो एक प्रकार से रेशमी बाल बोलोगे खुश हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि कीड़े के जो है बने धागे का बाल, तो एक प्रकार से दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा किसी चीज इसका सेम सा मतलब होता है, जिस प्रकार से रूपक अलंकार में होता है ठीक वही इसमें एलोगोरी भी आप देख सकते हो। तो एलोगोरी में होता क्या है मेरे भाई, होता यही है कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज की परछाई के या छवि के या उसके जो है कहीं ना कहीं पे अंतर्गत बोलना या उसके तहत बोलना, इसका सिंपल सा या वास्तविक या शाब्दिक अर्थ निकलता है एलोगोरी का। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज ऑफ मेटाफर एंड जो है सिंबल्स थ्रॉट द कंपोजिशन सो दैट is represent of describes one series of facts in its center, which has become one of its most prominent features। यानी कि ये कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि जैसे जिस प्रकार से आप देखेंगे जो ये एलेगोरी होता है, इसमें पूरी की पूरी रचना जो होती है ये कहीं ना कहीं पे रूपकों और प्रतीकों की एक प्रकार से श्रृंखला में बंधी हुई होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हर पंक्तियों में आप जहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या लगेगा, किसी प्रतीकात्मक जो है शब्दावली का प्रयोग या प्रतीक के रूप में, जैसे कि किसी बात तो कोई और कर रहा है, बात किसी की और के बारे में हो रही, लेकिन तुलना करके एक प्रकार से उसकी प्रतीक के बारे में कि हाँ, जैसे कि आप कहते हैं कि मन रूपी एक प्रकार से घोड़े होते हैं, गीता में आप देखते हैं इस प्रकार से प्रतीकात्मकता दिखाई पड़ती है। तो रूपक और प्रतीकों की एक प्रकार श्रृंखला शामिल होती है इसमें पूरी की पूरी रचना में, जो एलेगोरी होता है उस रचना में। ठीक है, और क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि यह अपने केंद्र में जो तथ्य होते हैं उनकी एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कर सके और कहीं ना कहीं पे उसका वर्णन कर सके, और इस प्रकार से तमाम प्रकार के उपादानों का प्रयोग करके और ये चीज़ें समझाई जाती हैं। तो प्रतीकात्मकता इसमें व्याप्त होती है कुल मिलाकर के रूपकों में। रूपक का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सिमिलरिटी के रूप में ही आता है प्रतीकात्मकता। तो ये चीज़ें होती, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। चौथा प्रश्न आपके समक्ष इस एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। प्रश्न देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय बीट। बीट क्या होता है भाई, बीट क्या होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बीट क्या होता है फटाफट से बताइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। व्हाट इज बीट? तो क्या होता है भैया, तो द यूनिट डिवीजन ऑफ म्यूजिकल टाइम ऑफ कॉल्ड अ बीट। यानी कह रहा कि संगीत के समय की जो इकाई या संगीत समय के इकाई विभाजन को बीट कहा जाता है। संगीत जब शुरू होता है, चल रहा होता है, उसका एक प्रकार से उसके उसी टाइम का एक प्रकार से इकाई में विभाजन होता है वो संगीत का, छोटे छोटे, तो उसी को बीट कहते हैं। आप देखेंगे जस्ट एज वन इज अवेयर ऑफ बॉडीज स्टडी पल्स, यानी कि जिस तरह शरीर की स्थिर नाड़ी या दिल की धड़कन के बारे में पता होता है और हार्ट बीट यानी धड़कनों के बारे में, सो इन कंपोजिशन परफॉर्मिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक वन इज अवेयर ऑफ आ जो है पीरियोडिक सक्सेशन ऑफ बीट्स। यानी कि जिस प्रकार से या जिस तरह शरीर की स्थिर नाड़ी या दिल की धड़कन के बारे में पता होता है, उसी तरह से संगीत की रचना
प्रदर्शन या सुनने में जो व्यक्ति होता है उसको समय समय पर धड़कनों के बारे में पता चलता रहता है, तो वही बीट्स होती हैं। कविता बिना बीट्स के कहीं न कहीं पे अधूरी मानी जाती है। जिस प्रकार से आत्मा या शरीर में आप देखते हैं धड़कन की भूमिका होती है, उसी प्रकार से समय समय पर आप देखते हैं कविता में बीट्स होता है, गीतों में बीट्स होता है, संगीत में बीट्स होते हैं। ठीक है, ये होता है बीट्स। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आ चुका है कि व्हाट इज जो है 5वां प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा ताकि जो है आपकी समझ में सारी चीज़ें आती रही। और थोड़ा सा अगर मैंने मेहनत किया है आप लोगों के लिए तो लाइक तो बनता है यार, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने सोचा कि आपको उत्तर के साथ दिखाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, इसको प्रश्न है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। प्रश्न कह रहा है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कविता है, जो पोयम है, उसका स्ट्रक्चर बताइए, उसकी संरचना कैसी है उसके बारे में बताएं। तो ये चीज़ें, तो द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन इटालियन सोनेट। तो ये क्या है? ये पोयम यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोयम है ये एक प्रकार का इटालियन सोनेट है। कैसा सोनेट है? इटालियन सोनेट है। ओके, सोनेट क्या होता है? तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। ठीक है, सोनेट एक प्रकार का रूप होता है कविता का। ठीक, आगे देखिएगा। इट वॉज रिटन बाई मिल्टन परसोडी इन 1653। यानी कि मिल्टन ने इसको कब जो है प्रोबेबली जो है एक प्रकार से परसोडी मैंने बोल दिया, गलत है ये। देखिए ये है प्रोबेबली। प्रोबेबली माने होता है लगभग। क्या होता है? लगभग या सॉरी लगभग बोला उचित ना होगा, शायद बोलिए। ये प्रोबेबली एक प्रकार से ऐसा शब्द है जिसका मतलब आप शायद से ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ संशय होता है। जब हम शब्द प्रोबेबली की बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ शायद शंका के साथ हम अपने तथ्यों को रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिस पोयम या दी पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन इटालियन सोनेट इज वाज रिटन बाई मिल्टन प्रोबेबली। यानी कि एक प्रकार से इन 1653, यानी कि लगभग और लगभग बात की जाए तो ये रचना जो उन्होंने लिखा जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रचना किसने लिखी है? जॉन मिल्टन की है। तो जॉन मिल्टन ने जब ये रचना लिखी लगभग शायद उस समय आप मान सकते हो 1653 ईस्वी की रचना मान सकते हो। व्हेन ही हैड बिकम ब्लाइंड, यानी कि जब वे अंधे हो गए थे। इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि आप देखेंगे जो है लगभग जो है उसी समय की रचना है जब ये अंधे हो गए थे। ये रचना उसी समय की है जब ये जॉन मिल्टन जो है अंधे हो गए थे, और उसी पर एक कविता कहीं ना कहीं पे ऑन हिज ब्लाइंडनेस से खुद के ऊपर है, अपने आप को कोसते हैं। उसके बाद में और चीज़ें होती हैं आगे। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस लगभग 1653 ईस्वी के आसपास की रचना मानी जाती है जब वो अंधे थे खास करके। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि कह रहा आप इसके मतलब ये है कि इट इज़ मेड, यानी कि ये 2 भागों में या 2 भागों से बनी हुई है कविता, 2 भागों से बनी हुई है। देखिए, द फर्स्ट 8 लाइन्स मेक अप द फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो पहली 8 लाइनें हैं या 8 पंक्तियां हैं वो पहले भाग का निर्माण करती हैं, पहले भाग को बनाती हैं। इट इज कॉल्ड द मतलब कि ऑक्टेव इन एन इटालियन सोनेट, यानी इस 8 पंक्तियों को, जो पहली 8 पंक्तियां हैं, जो पहली 8 पंक्तियां हैं जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, वो पहली पंक्तियां जो हैं मेरे प्यारे दोस्तों इटालियन सोनेट में, उन्हीं 8 पंक्तियों को सप्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हीं 8 पंक्तियों को मेरे भाई, उन्हीं को सप्तक कहा जाता है। ठीक है, तो पहली 8 पंक्तियों को सप्तक के नाम से, इसके अलावा ठीक है ऑक्टेव, ऑक्टेव या अष्टक, या हाँ अष्टक या सप्तक बोल सकते हैं, अष्टक शायद अष्टक होगा या सप्तक। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे द लास्ट 6 लाइन्स मेक अप द सेकंड पार्ट, सप्तक ही बोलते हैं। ठीक है, जो लास्ट की जो 6 लाइनें हैं, अंतिम जो 6 लाइनें हैं, अंतिम 6 पंक्तियां जो हैं वो दूसरे भाग का निर्माण करती, दूसरे भाग को बनाती हैं, और इसको इटालियन, इट इज कॉल्ड द सेसेट इन एन इटालियन सोनेट। इसको इटालियन सोनेट में सेसेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेसेट। तो इसको किसके नाम से? ऑक्टेव कहा जाता है इटालियन सोनेट का, जो 8 लाइनें हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, और इसको क्या कहा जाता है? सेसेट। ओके, तो इस प्रकार से चीज़ें क्लियर हो गई आपकी।
आगे बढ़ते छठवां प्रश्न। तो इस प्रकार से आपसे आप मतलब अति लघुत्तरी टाइप के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न है व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट इन विक्टोरियन एज। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि विक्टोरियन युग में संघर्ष क्या था। व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, विक्टोरियन एज जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में छायावाद और आप देखते हैं जो है इसके अलावा जो है द्विवेदी युग हो गया और तमाम प्रकार के युग आते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग हो गया, ठीक है, प्रगति प्रयोग, ये तमाम प्रकार के युग आते नहीं, उसी प्रकार से विक्टोरियन एज आता है। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी साहित्य में उसी प्रकार से विक्टोरियन एज आता है। तो विक्टोरियन युग में क्या संघर्ष चल रहा था, विक्टोरियन के समय में या विक्टोरियन युग में क्या संघर्ष था। तो द विक्टोरियन एज इज नोन फॉर इज मतलब इट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। यानी विक्टोरियन युग जो है ये किसके, साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और धर्म के बीच में खूब अधाधुंध संघर्ष चल रहा था उस समय जब विक्टोरियन एज था। अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में जब हम बात विक्टोरियन एज की करते हैं तो उस समय क्या हो रहा होता है, उस समय मेरे प्यारे दोस्तों विज्ञान और धर्म यानी साइंस और रिलीजन में संघर्ष की स्थिति है। इसके अलावा यहीं पर बात नहीं रुकती है, बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। मैटर माने होता है पदार्थ, स्पिरिट माने होता है आत्मा। आत्मा और पदार्थ के बीच में क्या संबंध है, क्या संघर्ष, और आत्मा और मतलब कि एक प्रकार से मैटर और स्पिरिट के बीच में खूब संघर्ष आप देखेंगे इस युग में, खास करके कविताओं में आपको मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार का संघर्ष यहाँ पर आप देखते हैं। एंड अर्नॉल्ड फेल हैवली ऑन हिज मतलब ऑन दिस हॉस्टाइल जो है गॉडलेस या चॉइस्टिक वर्ल्ड। यानी कि अर्नॉल्ड आप देखते हैं, अर्नॉल्ड जो है इस शत्रुतापूर्ण ईश्वर भी, शत्रुतापूर्ण मतलब क्या होता है, एक प्रकार से शत्रुतापूर्ण हो गया, ये हो गया ऑन हिज मतलब कि ऑन दिस हॉस्टाइल मतलब कि शत्रुतापूर्ण और ईश्वर विहीन यानी गॉडलेस आप देखते हैं और अराजक दुनिया। ठीक है, अराजक माने जब कोई राजा ना हो, राजा की कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, कोई राजा ना हो, अराजक यानी राज की कल्पना ही नहीं, राज्य हो ही ना। तो इस प्रकार से अराजक दुनिया पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं आर्नल्ड जो होता है भारी पड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझिएगा कि कुल मिलाकर के इसमें संघर्ष चल रहा होता है खूब, एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं पे एक पर्टिकुलर चीज़ों पर संघर्ष नहीं हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है चीज़ों के बीच संघर्ष हो रहा है उस समय विक्टोरियन एज में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा जो है सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि व्हेन डिड इलियट विंस नोबेल प्राइज। इलियट कौन है भाई, इलियट जो हैं इनकी अगर बात की जाए तो इलियट एक कवि है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी हैं। इलियट, टी.एस. इलियट इनका पूरा नाम है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, ये इनका एक प्रकार से जो रचना है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और इनकी बात की है, प्रश्न कह रहा कि व्हेन डिड इलियट विन द नोबेल प्राइज, ये इन्होंने कब जो है नोबेल प्राइज को जीता इलियट ने जो है टी.एस. इलियट ने। तो 1948, इन 1948 इलियट वाज अवॉर्डेड ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। यानी कि 1948 ईस्वी में आप देखेंगे इलियट को जो है ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट पर क्या मिला, साहित्य जो है इन्होंने लिखा, साहित्य पर इनको एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे साहित्य का एक प्रकार से मतलब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया। बड़ा पुरस्कार सबसे माना जाता है नोबेल प्राइज, तो नोबेल के लिए एक प्रकार से नोबेल प्राइज इनको मिला। ही वॉज मोस्ट फेमस मैन ऑफ लेटर्स इन जो है ब्रिटेन दिस मतलब दैट ईयर। यानी जब इनको ये मिला उस समय ये सबसे प्रसिद्ध जो है कहीं ना कहीं पे व्यक्ति थे जब इनको नोबेल प्राइज मिलती है 1948 में। ओके, तो इतना सब लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज राइम। राइम क्या है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। राइम क्या है बाबू, राइम क्या है, तो राइम इज द जो है क्रॉसपोंडेंस। राइम समझते हैं ना, राइम को हिंदी में तुक कहते हैं। ठीक है, तुक जानते हैं, जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवो सुदशरथ हजिर बिहारी। तो हारी और बिहारी उसमें देखते हैं थोड़ा सा तुक मिल रहा है लास्ट में, तुकांत। कहीं कहीं पर आप देखते हैं जो नई नई कविताएं थी उसमें तुकांत होता है।
तुकबद्ध रचनाएं क्या मतलब कि तुकांत मतलब समझ रहे हैं ना, तुक का अंत यानी तुक के साथ अंत होता है। ठीक, कहने का मेरे मतलब ये है कि ऐसी रचनाएं जिसमें क्या होता है, तुक मतलब होता है कि लास्ट में या शब्दों के बीच में या जो है वाक्यों के लास्ट में या बीच में क्या होता है, एक प्रकार से एक सुगमता आती है, तारतम्यता आती है, एक सा या फिर एक प्रकार से अपनापन दिखाई पड़ता है, एक सा दिखाई पड़ता है। जैसे मंगल भवन मंगलहारी, तो हारी वहां पर लगा, एक प्रकार से देखिए खिंचाव हारी, ठीक, और बिहारी, उसमें बिहारी उसमें बिहारी, तो एक प्रकार से ये तुक है। ठीक, इसी को राइम कहते हैं। तो राइम इज द क्रॉसेस मतलब कि क्रॉसपॉन्डेंस ऑफ साउंड बिटवीन वर्ड्स और द एंडिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कह रहा कि तुक जो होता है शब्दों के बीच या शब्दों के अंत के बीच की ध्वनि का एक प्रकार से क्या होता है, इट इज ऑफ्टन प्रेजेंट ऑफ पोएट्री ऑन सॉन्ग, क्या होता है एक प्रकार से इस प्रकार का पोएट्री होता है जिसमें क्या होता है, इसमें अक्सर आप देखते हैं गीतों पर कविता मतलब गीतों में आप देखिए कविता के रूप में मौजूद होता है, खास करके राइम जो होता है इस प्रकार की जो गीतात्मकता वाली कविता होती हैं, ऐसी कविताएं ऐसे पोएम्स जो कि एक प्रकार से गीत के टाइप के होते हैं, जो गे पदों में होते हैं, गाने योग्य होते हैं, वो चीजें। ठीक, तो उन चीजों का प्रयोग यहाँ पर, तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ये चीज होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे शेक्सपियर, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा शेक्सपियर सॉनेट जो है एम्प्लॉयज राइमिंग वर्ड्स इन द स्पेसिफिक पैटर्न एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ सोनेट नंबर 18। आप सोनेट नंबर 18 देखिएगा, उसमें आपको देखेंगे प्रत्येक पंक्ति के अंत में एक विशिष्ट पैटर्न में तुकबंदी की गई है इनके, एंड डे इन लाइन्स 1 and 3 एंड टेम्परेट एंड डेट इन लाइन्स 2 and 4 आर राइमिंग प्राइज मतलब कि पेयर्स, एक प्रकार से जो दूसरा और चौथा है और पहला और तीसरा जो पेयर है, एक प्रकार से इसे मैंने कहा नहीं था, जैसे दोहा जो होता है आपने दोहा कभी पढ़ा है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी और बरनव रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचार। ठीक, तो एक प्रकार से आपने दोहा और तमाम प्रकार का देखा होगा, इसमें यह पहली और तीसरी पंक्तियां एक से दिखाई पड़ रही होती है और दूसरी और चौथी पंक्तियां एक से दिखाई पड़े। तो दोहे के प्रथम पंक्तियों में आप देखते होंगे कि 11-11 मात्राएं, फिर बाद में 13-13 मात्रा दूसरे चौथी में। तो खास करके जो कविता या संगीतात्मकता वाली जो रचनाएं होती हैं उनमें ये तुकबंदियां देखने को आपको मिलती हैं कि पहला यानी विषम में तुकबंदी मिलेगी और सम में तुकबंदी यानी इवन की संबंधी मतलब तुकबंदी राइमिंग मिलेगा और ऑड में मिलेगा। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सॉल्व नंबर 18 में जो कि किसका है, शेक्सपियर का है। ठीक, क्लियर हो गई बात, आगे समझते हैं राइमिंग पेयर्स जो है आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर प्रश्न, देखिएगा सभी लोग। 9वां प्रश्न है भैया, 9वां नंबर प्रश्न है तेलुगु उत्तरी का प्रश्न है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव मतलब प्रोसोडी एक प्रकार से क्या होता है। प्रोसोडी के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोसोडी ठीक है। तो काव्यात्मक उपकरण में भी एक प्रकार से कहने के प्रोसोडी आता है। इसके अलावा आप तो प्रोसोडी के बारे में अगर हम देखें तो एक तो क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक प्रोसोडी के बारे में बात करें, अंग्रेजी में ही प्रोसोडी का प्रचलन है। और खास करके आप देखते हैं कि रेदर देन काउंटिंग द नंबर ऑफ सिलेबल्स और स्ट्रेस पर लाइन, यानी कि शब्दांशों की जो संख्या होती है उसके प्रति जो पंक्ति तनाव होता है उसकी गणना करने के बजाय आप देखते हैं क्वांटिटी प्रोसोडी इज मतलब कि ये नहीं होती कि उसकी गिनती करे या उसकी गणना करे, उसके बजाय क्वांटिटी प्रोसोडी जो होती है मतलब एक तो प्रोसोडी होती है गिनती करना एक प्रकार से, लेकिन ये क्वांटिटी प्रोसोडी जो होती है इज कनेक्टेड विद द लेंथ यानी ड्यूरेशन और शॉर्टनेस ऑफ द सिलेबल्स, यानी कि ये जो होती है मात्रात्मक अभियोग यानी शब्दांशों के जो उच्चारण होते हैं उनकी जो अवधि होती है, जो ड्यूरेशन या लंबाई होती है, जो लघुता यानी कमी होती है उसमें, उससे जुड़ा हुआ होता है। ये कितनी अच्छी चीज़ है, क्वालिटी मतलब कि क्वांटिटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जो है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दिस टाइप ऑफ प्रोसोडी इज मोस्ट रिवेंट
फॉर स्टडिंग क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन पोएट्री इट वेरी रेयरली जो है अप्लाइज टू इंग्लिश पोएट्री। यानी आप देखिएगा ये इंग्लिश पोएट्री के लिए उतना ज़्यादा फेमस शब्द नहीं है, और ख़ास करके ये आपको जैसे रोमन पोएट्री और ग्रीक पोएट्री में ये शास्त्रीय कहीं न कहीं पे एक प्रकार से ग्रीक और रोमन कविता में आपको मिलेगा जो शास्त्रीय क्लासिकल जो पोएम्स हैं उसमें आपको दिखाई पड़ेगा प्रसोडी, वो खास करके मात्रात्मक प्रसोडी। ओके, तो क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 10वां प्रश्न आपका आती लघुत्तरी टाइप का आ चुका है। प्रश्न देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि राइट अ शॉर्ट अबाउट बर्थ एंड परसेंटेज ऑफ जॉन कीट्स। प्रश्न कह रहा है कि जॉन कीट्स का जन्म जो है कब हुआ था और उनके माता पिता के बारे में कुछ बताएं, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। कि तो देखेंगे जॉन कीट्स वाज बर्न मतलब कि बॉर्न ऑन जो है 31 अक्टूबर 1795, यानी कि आप देखते हैं कि जो जॉन कीट्स इनका जन्म कब होता है, 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को उनका जन्म होता है। फ्रांसिस जो है जेनिंग्स, फ्रांसिस जेनिंग्स और थॉमस कीट्स इनके क्या हैं, इनके माता पिता हैं, और इनके 5 बच्चे हुए इनके माता पिता के, जिनमें से जो पहला बच्चा है देखिए मतलब कि जॉन कीट्स एंड फ्रांसिस जो है जेनिंग्स के मिला करके दोनों के पति पत्नी के जो है 5 चिल्ड्रन वर ऑफ हुम डेड इन इन्फेंसी। इन्फेंसी माने होता शैशवावस्था, शैशवावस्था में ही आप देखिएगा तो इनमें से एक बच्चा जो है वन ऑफ हुम डाइड, यानी एक बच्चा उनमें से क्या हो गया, मर गया, यानी कि वो खत्म हो गया ठीक शैशवावस्था में ही। इसके अलावा हिज पेरेंट्स हैड बीन वेड फॉर बेरली अ ईयर व्हेन जॉन वाज बॉर्न, यानी कि जब इनके माता और पिता की शादी हुई उसके 1 साल के बाद, 1 साल के अंतराल के बाद इनका जन्म होता है। किसका, जॉन कीट्स का। तो ये इनके बारे में कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। निश्चित तौर पर ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपके समझ में आई हुई होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक बार और प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन प्रश्नों को मैंने रखा था यहाँ पर, आप देख सकते हैं वाले पेपर में, नहीं तो आप कहिएगा कि सर जी हमको आप दिखाए नहीं, और वैसे बता दिए कि ये प्रश्नों को आपने उत्तर। देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैंने बताया था कि राइट अ ब्रीफ जो है नोट, ठीक है, ब्रीफ नोट ऑन द लिरिक्स ऑफ शेक्सपियर, ये भी मैंने बताया। इसके अलावा व्हाट डू यू नो अबाउट एलेगोरी, ये बताया मैंने। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाई जो बीस्ट, इसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा जो है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट इन जो है विक्टोरियन एज, ये भी मैंने बताया आपको। इसके अलावा देखिएगा व्हेन डिड इलियट विन द नोबेल प्राइज, ये भी मैंने बताया। व्हाट इज़ राइम, ये भी मैंने बताया। व्हाट इज़ क्वांटिटिव प्रसोडी, इसके बारे में भी मैंने बताया। इसके अलावा मैंने ये 10वां प्रश्न जो था व्हाट अ शॉर्ट अबाउट बर्थ एंड जो है पेरेंट्स ऑफ जॉन कीट्स, ओके, ये भी मैंने बताया। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे ओनली 5 क्वेश्चन करने के लिए पूछा जाएगा, कहा जाएगा सेक्शन बी से, और 200 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना होगा। प्रश्न है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 2 काइंड्स ऑफ जो है मतलब कि जो है रेटोरिक। रेटोरिक माने क्या होता है, रेटोरिक एक प्रकार से क्या होता है, जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे रेटोरिक जब हम नाम लेते हैं तो जैसे कि एक प्रकार से जैसे तारतम्यता जिसको आप कहते हैं, या वाक्पटुता जिसको कहते हैं, यानी कि एक प्रकार से वाग्यता, मतलब कहने का मेरे मतलब ये है कि जैसे कि तुक मतलब एक प्रकार से एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार चीज़ें, वाक्पटुता जिसको कहते हैं। तो प्रश्न है कि राइट अ शॉर्ट नोट, यानी कि एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है ऑन 2 काइंड्स, इन 2 प्रकार, किसके, रेटोरिक के 2 प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लेकर के प्रश्न पूछा रहा है। एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। इसके अलावा आपको मैं और बता दूंगा, मतलब और बता रहा हूँ, और भी प्रश्न हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, अगर आपकी मतलब एग्जाम उसमें मिले, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। चलिए आप मतलब भाई कुछ ही मैंने बता दिया, चूँकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है नहीं, तो कुछ भी बता दूँ वही आप लोग जो है थोड़ा सा जाइएगा पढ़ करके। हालांकि ये प्रश्न जो है यहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न अधिक मात्रा में छपने का प्रयास रहेगा, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न है कि इन व्हाट वे डज प्रूफॉक कंपेयर हिमसेल्फ विथ जो है प्रिंस हैमलेट एंड जो है पोलोनियस।
यानी कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इन व्हाट वे डज प्रूफाक कंपेयर, प्रूफाक जो है किस प्रकार से कंपेयर करता है अपने अपने आप से प्रिंस हैमलेट और जो है पोलोनियस को, इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न देख लीजिएगा। इसके अलावा चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेजर थीम्स जो है डील्ट विथ इन द पोएम हाउ डू आई लव थी, यानी कि आपसे कह रहा कि कविता में वर्णित प्रमुख विषयों पर टिप्पणी कीजिए। अब कौन सी कविता, हाउ डू आई लव थी, यानी कि जो है मुझे किस तरह प्यार हुआ या होगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपको इस कविता जो है, अच्छा हाउ डू आई लव थी ये कविता जो है ये कहीं ना कहीं पे एलिजाबेथ बैरेट ब्रोवनिंग की है, तो ये पढ़ना चाहे आपको। एक कविता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, तो वो पढ़े, बात एक ही है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, हुज डेथ इज जो है मर्ड बाई टेनिसन, यानी कह रहा है आपसे, प्रश्न कह रहा है कि हुज डेथ, किसकी मृत्यु पर, हुज डेथ इज मर्ड मोर्ड बाई टेनिसन, यानी कि किसकी मृत्यु पर टेनिसन जो हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं, ये किसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न है, डिस्क्राइब द ब्रीफ द जो है इस मतलब कि जो है सैट्रिकल क्वालिटी, सैट्रिकल क्वालिटी मतलब होता है व्यंग्यात्मकता, व्यंग्यात्मकता समझ रहे हैं ना, व्यंग करना किसी पर। ऐसे हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तो जो है सार्टिकल क्वालिटी मतलब होता है व्यंग्यात्मकता। तो डिस्क्राइब इन ब्रीफ यानी संक्षेप में आपको जो है वर्णन करना है किसका, व्यंग्यात्मक क्वालिटी, यानी कि मतलब कि सैटिरिकल क्वालिटी इन द पोएट्री ऑफ पोप, यानी कि पोएट्री माने कविता किसकी, पोप की, अलेक्जेंडर पोप की कविताओं में जो है एक प्रकार से व्यंग्यात्मकता है, व्यंग्यात्मकता की जो क्वालिटी है उसके बारे में आपको ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी आपको या संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राइट अ नोट ऑन मिल्टन्स नोबल डिक्शन, यानी प्रश्न कह रहा है कि राइट अ नोट ऑन मिल्टन्स नोबल डिक्शन, यानी कि जो नोबल है किसका, मिल्टन्स का, कौन सी मिल्टन, जॉन मिल्टन के। तो जॉन मिल्टन्स के जो नोबल हैं तो उनमें आप देखिए शब्द चयन किस प्रकार से उन्होंने किया, इस पर चर्चा करनी है। इसके अलावा आपसे और प्रश्न पूछ सकता है, देखेंगे यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि इल्यूस्ट्रेट हाइपरबोल विथ एग्जाम्पल्स, इल्यूस्ट्रेट हाइपरबोल विथ एग्जाम्पल्स, यानी कि उदाहरण के साथ आपको अतिशयोक्ति का वर्णन करना है, ठीक। बढ़िया अतिशयोक्ति अलंकार होता है हाइपरबोल, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके जब हम किसी बातों को बताते हैं तो वही हाइपरबोल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी समक्ष आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शेक्सपियर एज अ सोनेटर, यानी कि एक प्रकार से हमको एक शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी देनी है या लिखनी है किस पर, शेक्सपियर को एज अ सोनेटर, यानी सोनेटर के रूप में, एक सोनेटर के रूप में शेक्सपियर के जो एक प्रकार से जो कहीं पे वो चीज़ें हैं शेक्सपियर की उन पर, शेक्सपियर पर एक सोनेटर के रूप में या एक प्रकार से एक सोनेटर के रूप में शेक्सपियर के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करिए या नोट लिखिए, एक शॉर्ट नोट, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सेक्शन सी में जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन सी से, 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना पड़ेगा। देखिए प्रश्न आपके समक्ष है कि व्हाट डू यू मीन बाई सॉनेट, हु वर द चीफ पोएट्स ऑफ सॉनेट्स, यानी कह रहा कि जो है व्हाट डू यू मीन बाई सॉनेट, सॉनेट से आप क्या समझते हैं या आप क्या जानते हैं सोनेट के बारे में, या सोनेट से आपका क्या तात्पर्य है। हु आर द चीफ पोएट्स ऑफ सोनेट, यानी सोनेट लिखने वाले या सोनेट के एक प्रकार से जो प्रमुख कवि हैं या सोनेट लिखने वाले जो प्रमुख साहित्यकार हैं अंग्रेजी के, उनके बारे में आपको लिखना था। पोएट, चीफ पोएट, यानी कि जो मुख्य कवि हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, 11वां नंबर प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाई ब्लेट या बैलेट, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेट, मतलब ब्लेड मतलब होता है गाथा गीत एक प्रकार से। तो व्हाट डू यू मीन मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाई ब्लेड, यानी ब्लेड से आप क्या समझते हैं, आपका क्या तात्पर्य है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लेड, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशेषताएं किसकी, गाथा गीत की, यानी ब्लेड की। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 12वां नंबर, व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पोएम,
प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पोयम, यानी कि आपसे कह रहा है कि जो है स्ट्रक्चर क्या होता है पोयम का, या पोयम के स्ट्रक्चर के बारे में, कविता के संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, आप क्या समझते हैं। आपको यहाँ पर लिखना था 500 शब्दों में, 5 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर को लिखना था। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन ही करने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप मतलब जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो 7 को मतलब नंबर के एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर का होता है और 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, ये 500 शब्दों में लिखना होता है और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 13वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि राइट एन यस से ऑन वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर, यानी ये एक प्रकार से जो वर्ड्सवर्थ हैं इनको एक प्रकार से इनके ऊपर एक यस्से लिखिएगा। राइट एन यस्से ऑन वर्ड्सवर्थ, एक यस्से लिखिए किस पर, एक निबंध लिखिए किस पर, वर्ड्सवर्थ पर। किसके रूप में, एज अ पोएट ऑफ नेचर, एक प्रकृति कवि के रूप में, या प्रकृति के कवि के रूप में, प्रकृति के कवि के रूप में जो वर्ड्सवर्थ हैं इनके बारे में एक यस्से लिखिए, आपसे निबंध लिखिए, प्रश्न कह रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, 14वां प्रश्न है कि राइट द क्रिटिकल जो है अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम इनटाइटल्ड, मतलब कि इनटाइटल्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी प्रश्न कह रहा है कि राइट जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन यानी आलोचनात्मक प्रशंसा कीजिए। क्रिटिकल माने आलोचनात्मक, एप्रिसिएशन माने प्रशंसा, तो आलोचनात्मक प्रशंसा करनी है किसकी, ऑफ द पोयम इनटाइटल्ड ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की एक प्रकार से आलोचना तो प्रशंसा। या इसी प्रकार से शेक्सपियर की जो रचना है आपकी, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो चाहे ये पूछेगा सकता है और चाहे ये, ठीक है, दोनों में से केवल एक ही आएगा। इसके अलावा यस्से है ऑन मैन, ये सब आपसे पूछ सकता है, जो कि अलेक्जेंडर पोप का है। तो ये देखिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या नहीं बताया है, मैंने यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो नहीं बताया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप रेफरेंस और कॉन्स्ट्रक्ट लिखिएगा, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। जो कुछ मेरे लायक था भाई, अभी तक जो भी जो है इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट वैसे है नहीं, इंग्लिश के लिए मैं व्यवस्था करूँगा, तो आप लोग परेशान ना हो उसके लिए। तो फिर भी मैंने जो हो सका मैं आपके समक्ष जो है आपके समक्ष ला चुका हूँ। और बाकी हिंदी साहित्य का ये पेपर देख लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन फंसा था। ठीक है, इसके अलावा जो है फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ वाले जिनका भी पेपर है, BA BSc BCom, सभी का प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट 1 दोनों अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी जो है प्ले लिस्ट में आपकी लगभग 15 वीडियो हो चुकी हैं फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ की, सारी वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। वैसे अगर 4-5 वीडियो भी देख लिया तो आपका काम हो जाएगा, तो अभी से इसको देखना प्रारंभ कर दीजिएगा। अगर आपको कॉपी लिखने में प्रॉब्लम होती, कॉपी कैसे लिखी जाती ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ, और आप जो कॉपी में गलतियां करते हैं तो आप आखिरकार कौन कौन सी ऐसी गलतियां जिनको आपको नहीं करनी चाहिए, वो सब इस थंबनेल वाली वीडियो में पड़ी हुई आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैं कॉपी लिखने के तरीके को बताया गया, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, कितने पेज में कैसे लिखे, कितना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, हर चीज़ को बताने का प्रयास किया। टॉपर्स कैसे कॉपी लिखते हैं, प्रोफेसर लोगों ने क्या बताया, किस प्रकार से कॉपी चेक करते हैं, ये समस्त मुद्दों पर इस पर मैंने चर्चा करी है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि टॉपर्स जो कॉपी लिखते हैं उनके बारे में और टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक वीडियो और भी मैंने बनाई है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको मैं और भी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास ये करूँगा कि इंग्लिश लिटरेचर में आपको यहाँ पर रीडिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री पढ़नी थी, जो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। मुश्किल जो है एक प्रकार से अगर आपको नहीं पता है हिंदी में, अगर आपको थोड़ा सा तैयारी करने का अगर ढंग आपको बता दूं अंग्रेजी में, तो अगर अंग्रेजी में या हिंदी में आपको नहीं पता हो पा रहा है, जैसे अंग्रेजी में नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, तो उसको आप जो है एक कहीं ना कहीं पे गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि आप शुरुआत की चीज़ों को एक बार ध्यान दीजिएगा, कविता के जो रूप हैं और स्टैंजा फॉर्म्स जो हैं और जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, इन पर एक थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपके हो जाएंगे। बाकी बड़े प्रश्नों पर आपको भाई देखिए उनके जो कविता शामिल है, उस कविता के जो भाव पक्ष वगैरह हैं, भाव पक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, जो एक प्रकार से इमोशंस हैं उस कविता के, उनके बारे में जानना परम आवश्यक है। ठीक है, तो एक प्रकार से फिर समझिएगा, विलियम शेक्सपियर की लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का जो है सॉनेट है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, तो जॉन मिल्टन और विलियम शेक्सपियर में से एक ही हैं। ठीक है, जॉन डन हैं जिनका जो है प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस इसका ही रचना है। अलेक्जेंडर पोप की यस्से ऑन मैन है। ठीक है, 1 लाइन से लेकर के 18 लाइन तक। इसके अलावा जो है थॉमस ग्रे की रचना है एलिगी रिटेन जो है इन अ कंट्री चर्च यार्ड।
विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना आप देखेंगे द वर्ड्स इज टू मच विथ अस, ये रचना देखिएगा आपके पाठ्यक्रम में है। जॉन कीट्स की ओड ऑन अ ग्रेसियन, मतलब कि ग्रेसियन अर्न, ये भी जॉन कीट्स की रचना है। अल्फ्रेड लॉ टेनिसन की ब्रेक 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 है। और या तो ये नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप हाउ डू आई लव थी पढ़ेंगे, एलिजाबेथ बेरेट की है, ब्रोबनिंग की। इसके अलावा मैथ्यू आर्नोल्ड की डोबर बीच कविता है। इसके अलावा रॉबर्ट ब्रोबनिंग की माई लास्ट डचेस है कविता। इसके अलावा टी.एस. इलियट की द लव लॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक रचना है। W.B. ईट्स की है रचना द लेक, जो है मतलब कि द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, ओके। इसके अलावा फिलिप लार्किन की कविता चर्च गोइंग। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो कविताएं हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं पोएट्री के रूप में, तो इनको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। बाकी एक आध दो को शुरुआत में तैयार कर लीजिएगा, शेक्सपियर वाला पढ़ लीजिएगा और एक आध दो और पढ़ लीजिएगा, पॉप की पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की पढ़ लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। जो क्वेश्चन बताया उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा काम। चलिए फिर मिला जाए। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाली जो है अभी मैंने बनाई है वीडियो, टॉप 100 इसमें भी है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के और टॉप 100 इसमें भी, आप दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी तमाम सारे वीडियो हमारे चैनल पर, आप सभी वीडियो को देख करके लुत्फ उठा सकते हैं। गुड नाइट, आई लव यू, सभी को गुड नाइट, सभी लोगों को राम राम, सभी लोगों को सत श्री अकाल, सभी लोगों को आदाब, सभी लोगों को प्रणाम, जो बड़े हैं छोटे को नमस्कार और आशीर्वाद। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।